नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्राणवायु में प्राण फूंकने के पूरे प्रयास जारी हैं। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में हमने ये देखा कि अधिकांश लोग सांसों के लिए संघर्ष करते नजर आए, लोग किस तरीके से तड़प रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो हर एक वो प्रयास बहुत आवश्यक हो जाता है जो ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। हम इस समय दिल्ली के एम्स अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पे मौजूद हैं, जहां पर बहुत ही तेज रफ्तार से काम के जरिए इस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की जब जद्दोजहद होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा और उसे पाने का रफ्तार सबसे जरूरी हो जाता है। आज ऑक्सीजन को लेकर, प्राणवायु को लेकर कोशिशें, जरूरतें और उम्मीदों पर पेश है श्वेत पत्र। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? जूझ रहा है देश, इससे इनकार नहीं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ उसकी कहीं भी वेस्टेज न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब जगह पर ऑक्सीजन जनरेटर भी लगा रहे हैं, गांव में भी हम लगा रहे हैं। हमें केंद्रीय सरकार ने 60 जो है PSA प्लांट्स मंजूर किए हैं। मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। अस्पतालों के बाहर कतारों में लगा देश जब कातर निगाहों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ताक रहा है, जब ऑक्सीजन को समय रहते मरीजों के पाइप में पहुंचाने वाले लोग देवदूतों का दर्जा पाने लगे हैं, जब ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं से दम तोड़ने की खबर मिलती है, तब ऑक्सीजन संकट से निपटने के कदमों का आकलन जरूरी हो जाता है। कितनी तैयारियां की गई? तैयारियों का देश पर क्या असर पड़ेगा? कब तक ऑक्सीजन हर जरूरतमंद मरीज को मिल सकेगी? ऑक्सीजन का संकट इतना बड़ा क्यों हुआ? ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भरता वाली खुशी कब मिलेगी? देश विदेश की बातें हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। राजस्थान भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उड़ीसा भी अच्छा काम करता है। हमने तो शुरू में ही पूरी तैयारी कर दी थी और पूरे क्वारंटाइन बेड्स, ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स हमने सब तैयार कर दिए थे। और क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस जो सीरीज है वो नजर आ रही है, रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहां क्या तैयारी चल रही है? ऑक्सीजन की मुश्किल को हराने के लिए हम उन तैयारियों के बीच चलेंगे। कहां तैयारियां पड़ रही हैं नाकाफी, ये भी दिखाएंगे ऑक्सीजन की पूरी सच्चाई पर श्वेत पत्र।
हम जिस जगह पर खड़े हैं उसे देश की उम्मीदों का तीर्थ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए ही लोगों को संजीवनी मिल सकती है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर में अचानक ऑक्सीजन के लिए ऐसा हाहाकार क्यों देखने के लिए मिला, कैसे है वो लक्षण जिस वजह से ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ती है। रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। कैसे बचाओगे? 4 दिन से दौड़ो या दौड़ो, इतने में पेशेंट मर जाएगा। जो भी बोल रहा है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, सब झूठ बोल रहे हैं। ये ऑक्सीजन बाहर से आ रही तो क्यों नहीं मिल रही हम लोग को? ज्यादा जरूरत है सर, बहुत ही ज्यादा। और 4 घंटे हो गए वेट करे, सिलेंडर नहीं है उनके पास। 4 घंटे से धूप में खड़ा हूँ। दर्द की इन अंतहीन तस्वीरों के सामने पूरा सिस्टम तड़प रहा है। हर कोशिश नाकाफी पड़ रही है। महामारी में सांसों का ऐसा भी संघर्ष होगा, किसने सोचा था? My mother is sitting at home, 61 oxygen. This is terrible. We are here from US and look at us. Going hospital to hospital, no bed, nothing. 2 घंटे से घूम रहा हूँ इसमें के अंदर। वो कह रहे हैं कि बेड है ही नहीं है, न डॉक्टर है, न और कुछ नहीं है। और जबरदस्ती लूट रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने 4-5 लोग मरे थे और सबकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 24 घंटे में 2000 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की ऊर्जा की 10% आवश्यकता खान पान से पूरी होती है और 90% ऊर्जा हम हासिल करते हैं ऑक्सीजन से। कोरोना वायरस मरीज के फेफड़ों पर अटैक करता है। संक्रमित फेफड़ों को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। डर के कारण भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो डैमेज करता है वायरस खुद डायरेक्ट एक्ट करके। एक वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से नसों के अंदर कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि अगर नसों के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और उसको फ्लूइड स्टेज में रखने के लिए इस इंडोथेलियल लाइनिंग या इसके जो अंदर की जो लाइनिंग है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन हो जाती है और सांस लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। कोविड संक्रमण की पहली लहर में खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन का स्तर धीरे धीरे कम होता था, लेकिन दूसरी लहर में ये 94 के नजदीक पहुंचते ही अधिकांशतः तेजी से गिरता है। हम आपको बताते हैं कि दोनों वेव्स में ऐसा क्या अलग हुआ है जिसकी वजह से सांसों की ऐसी जद्दोजहद हो गई। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो पहले से चौथे दिन के बीच वायरस सांस की नली में घुसकर फेफड़ों के सेल्स पर हमला करता था, फेफड़ों के सेल के साथ जुड़कर रेप्लिकेट करता था, यानी एक वायरस की कई कॉपियां बनती थी। फेफड़ों के सेल वायरस की वजह से मरने लगते थे। भारी संख्या में सेल्स के मरने से कोशिकाएं डैमेज हो जाती थी। ऑक्सीजन की थैलियों या एल्वियोलाई में पानी भर जाता था और निमोनिया हो जाता था। खून में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने लगती थी। 5वें दिन शरीर का इम्यून सिस्टम प्रोटीन रिलीज करता था जिनको साइटोकाइन कहते हैं। ये साइटोकाइन वायरस को पहचान नहीं पाते और अपने ही सेल्स को मारने लगते। सांस लेने में दिक्कत होने लगती और मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता 5वें दिन तक पड़ती थी। जो आर्टेरियल मतलब कि धमनियों के अंदर और वेनस जो कोगुलेशन जो है या क्लॉट बनने की जो है ये डिजीज से रिलेटेड है और ये साइटोकाइन स्टॉर्म से रिलेटेड है। और खास करके जिन लोगों का, जैसे एक मार्कर्स की बात करता हूँ, डी डाइमर अगर 5000 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म 28 दिन तक कोगुलेशन के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन अब जरा दूसरी लहर में वायरस के प्रभाव को देखिए। दूसरी लहर में हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि SARS-CoV-2 वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन पहले ही दिन जबरदस्त अटैक करता है और तीसरे दिन तक मरीज में वो परिस्थिति बन जाती है जो पहली लहर के 5वें दिन बना करती थी।
यानी गंभीर मरीजों में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता। वातावरण में जो हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन है, यानी रॉ मटेरियल हमारे चारों तरफ। जरूरत उसे मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए प्लांट्स की। लेकिन भारत में स्वास्थ्य को वरीयता कभी नहीं दी गई। दुनिया में प्रति 1 लाख की आबादी के लिए 300 बेड का अनुपात होता है। भारत में प्रति 1 लाख पर 50 बेड हैं, यानी 6वां हिस्सा, और किसी भी आपात स्थिति में 6वां हिस्सा 60वें हिस्से सा प्रतीत होता है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट इतना बड़ा हो जाएगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा पाया। और जिस तेजी से संक्रमण ने लोगों की जान लेनी शुरू की, उससे निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने ये हालात कर दिए। ऑक्सीजन के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद मौजूदा संकट की जड़ में है सप्लाई। सीधे तौर पर कहें तो देश की भौगोलिक अवस्था, मांग के हिसाब से आपूर्ति का संकट और आपूर्ति के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ऑक्सीजन के मामले में सरप्लस है, लेकिन वहां से ऑक्सीजन जरूरी जगहों पर पहुंचने में समय बहुत लग रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी ऑक्सीजन के बड़े उत्पादक हैं, लेकिन उनकी खुद की जरूरत भी पूरी नहीं पड़ रही। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। 22 अप्रैल को सरकार ने सारी औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर दिया। यहां तक कि एलएनजी टैंकरों को भी मेडिकल ऑक्सीजन सावधानी पूर्वक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहा। एक क्रायोजेनिक टैंकर से 24 घंटे के लिए 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता है। केंद्र सरकार के अनुसार फरवरी से लेकर अब तक मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को 7 गुना बढ़ाया गया है। हर राज्य की ऑक्सीजन डिमांड को समझने के बाद उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट चिन्हित किए गए और राज्यों को बताया गया। ऑक्सीजन की कीमतों को नियंत्रित किया और सप्लाई करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ऑक्सीजन की समस्या आज क्यों पड़ रही है? क्या इसका पहले से कोई अंदाजा नहीं था या इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी? आइए ये भी समझाते हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को 162 पीएसए यानी प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन प्लांट सैंक्शन किए थे। लेकिन जब दूसरी लहर ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया, तब तक उन 14 राज्यों ने केवल 30 ऑक्सीजन प्लांट ही शुरू किए थे। इस बीच सरकार ने 100 अस्पतालों को पीएसए प्लांट और सैंक्शन किए ताकि अस्पतालों की मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो सके। 16 अप्रैल को सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए टेंडर निकाले। 22 अप्रैल को जब देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सरकार ने 75,000 मीट्रिक टन औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल सेक्टर के लिए डाइवर्ट किया। औद्योगिक प्रतिनिधियों का कहना है कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिला स्तर पर ट्रकों को रोका गया और एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों की आवाजाही पर भी रोक लगी। अदालतों की ओर से ऑक्सीजन के लिहाज से बहुत ज्यादा कड़ाई की गई है, सख्ती की गई है, सरकारों को कटघरे में रखा गया है। लेकिन ऑक्सीजन के हिसाब से भी हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इस मामले में डीआरडीओ ने देश को रास्ता दिखाया है। ये दर्द में डूबती जा रही दिल्ली की उम्मीदों के प्लांट्स हैं, जिन्हें डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये हर 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकने में सक्षम है। प्रधानमंत्री केयर फंड से बने ये प्लांट्स एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और हरियाणा के झज्जर के एम्स में भी ये लगाए जाएंगे। आने वाले 3 महीनों के अंदर देश में ऐसे 500 प्लांट्स लगाने की तैयारी है, यानी लगभग देश के हर जिले के अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में केंद्र सरकार ने आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन देने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के चेहरे पर सुकून लौटता दिखा है। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इनके प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। अब तक ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं के चलते कई बार आपूर्ति में बाधा भी आती रही, लेकिन जब अस्पतालों के पास अपने प्लांट होंगे तब सप्लाई डायरेक्ट होने की उम्मीद बढ़ेगी।
अभी संकट काल है, उपभोग अधिक होगा, बाद में स्टोरेज भी किया जा सकता है। डीआरडीओ की तकनीक के हिसाब से निर्मित इन प्लांट्स में यूं तो अस्पताल ऑक्सीजन के हिसाब से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अगर जरूरत हो तो इन प्लांट्स से भरकर ऑक्सीजन दूसरे अस्पतालों को भी भेजी जा सकेगी। हालांकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुश्किलें अभी कुछ और समय तक रहने का अनुमान है। कहने के लिए सांस है, प्राकृतिक है, आती जाती है हमारे शरीर में, लेकिन जब सांसों का संघर्ष होता है तो वो कैसी प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन पेशेंट्स के लिए मुहैया करा सके, मरीजों की, जिस प्रणाली के जरिए सांस में सांस आ सके। ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है तो सांस आती है। ये सांस न आए तो शरीर लाचार हो जाए। लेकिन अब ये दिन न देखने पड़े, इसीलिए ऐसे प्लांट्स का निर्माण चल रहा है। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन, मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है, तो इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है डायरेक्टली। ये पाइपलाइन से, इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई और पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं, आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विद इन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। डीआरडीओ ने इन प्लांट्स में जिस तकनीक का प्रयोग किया है वो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल की जाती है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम की इस तकनीक को विकसित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई जिससे हवा से ही ऑक्सीजन हवा में ही निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। इस तकनीक से 90 से 96% शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी से देश का भरोसा चरमराया है, लेकिन जिस तेजी से देश इस मुश्किल से जूझने के लिए उठ खड़ा हुआ है वो भी इतिहास में दर्ज होता रहेगा। कोरोना के युद्ध काल में युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, और उसी पर आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
ऑक्सीजन के एक एक कतरे की जरूरत को लेकर पूरा देश इस समय इसी चिंता में घिरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवाने की जद्दोजहद दिखती है, कहीं अस्पतालों में कतारें उस हिसाब से दिखती हैं, कहीं पर वो कोशिशें दिखती हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का कितना स्तर होना चाहिए ताकि आप आश्वस्त रहें या फिर आपको चिंता की आवश्यकता हो। आइए सारी जानकारियां आपको देते हैं। कोरोना की पहली लहर में 41.7% मरीज सांसों की परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती किए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर में ये बढ़कर 47.5% हो गया। दूसरी लहर के संक्रमण ने सबसे अधिक असर सांस पर किया। दुखद ये रहा कि कुछ तो लोग और कुछ सरकार स्थिति को समझने से चूक गई और कुछ संक्रमण के हालात ऐसे बने कि हर तरफ कोहराम है। आइए हम आपको ऑक्सीजन से जुड़ी तमाम परेशानियां विस्तार से समझाते हैं। शरीर के भीतर ऑक्सीजन के स्तर को ऑक्सीजन सैचुरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन स्तर कम होने का मतलब होता है शरीर के दूसरे अंगों में भेजे जा रहे खून में ऑक्सीजन की कमी। कोविड-19 की वजह से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई में प्रभाव पड़ रहा है। घर में मॉनिटरिंग के लिए एक तो बुखार मॉनिटर करना चाहिए, सूखी खांसी मॉनिटर करनी चाहिए, आपको दम लगता है, बहुत थकान आती है तो ये भी मॉनिटर करके आपके डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर का हमने जरूर जिक्र किया है कि घर में हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा यदि 93% के नीचे हो या 6 मिनट वॉक करने के बाद यदि वो 3% से नीचे आ जाती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करके अस्पताल में जाके ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये रेड फ्लैग बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर SpO2 लेवल 95 से 100 के बीच है तो इसका मतलब है कि वो इंसान स्वस्थ है। अगर रीडिंग 95 से नीचे है तो परेशानी की बात हो सकती है। अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग 90 से नीचे है तो ये संकेत है कि आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब आए अस्पताल। हमने लोगों को समझाया हुआ है कि डॉक्टर से तो आपने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और डॉक्टर के आप टच में रहे। जब सैचुरेशन तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे मेजर होता है, बड़ी सिंपल चीज़ है, आप देखते रहते हो हर 6 घंटे पे, हर 4 घंटे पे देखते रहते हो। बट हम एम्फसाइज करते हैं कि सिर्फ बैठे हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेजर करना है। आपने यंग लोगों के लिए तो हम कहते हैं कि 6 मिनट वॉकिंग, अच्छी तरह से वॉकिंग कीजिए और फिर सैचुरेशन मेजर कीजिए। और एल्डरली के लिए कहते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 मिनट कीजिए वॉकिंग और फिर सैचुरेशन बिफोर एंड आफ्टर देखिए। तो ये जो ड्रॉप इन सैचुरेशन है इसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं और हम कहते हैं कि जब तक ठीक है, फीवर के लिए आप बुखार के लिए आप दवा लेते हो, खांसी जुकाम के लिए लेते हो, हाइड्रेशन करते हो, वही सब माइल्ड डिजीज के लिए है। बट जब आपने 94 से कम देखा सैचुरेशन तो फिर डॉक्टर से आपको बताना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हर जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए अवेलेबल है और डॉक्टर हो सकता है डिसाइड करे कि नहीं, आप साइड में सोइए, आप ठीक से लगाइए, आप अपने हाथ को गर्म कीजिए, देखिए कितना सैचुरेशन आ रहा है और हो सकता है कि आपका 93, 94 पे आपको घर ही में रहने को कहे। अगर किसी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच जाए तो डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। 91 तक पहुंचने पर मेडिकल मदद की आवश्यकता हो सकती है। घर में ऑक्सीजन थेरेपी और प्रोन ब्रीदिंग से ऑक्सीजन लेवल में सुधार तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर कम होकर एक ही लेवल पर अटका है तो डॉक्टरी परामर्श अनिवार्य है।
एक और मैं वीडियो देख रहा हूं जिसमें कहा गया है कि नेबुलाइजर को एज ए ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट में हम यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेबुलाइजर का जो काम होता है वो दवाई को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनाने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी जो है, लंग्स जो है, इनहेल अच्छी तरह कर ले और वो अंदर तक चले जाए। उसको अगर उसमें भी अगर हमें डीप अंदर लंग्स के अंदर तक मेडिसिन भेजनी होती है, तब हम उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ अटैच करते हैं सो दैट इट गेट्स पम्प्ड इन। सो ऑन इटसेल्फ जो नेबुलाइजर्स होते हैं वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे। तो प्लीज आप नेबुलाइजर्स की होर्डिंग अपने पास मत कीजिए। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑक्सीजन आपको हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी। देखिए, ये एक ऐसे मुश्किल का वक्त है जिसमें जो हमारी पूरी मेडिकल कम्युनिटी है वो तो खड़ी है ही, लेकिन उसके साथ ही जो बाकी लोग खड़े हैं, जो उद्योगपति खड़े हैं, सेना जिस तरीके से भारत की खड़ी है, उसने अपनी व्यवस्थाओं को खोल दिया है, दरवाजे खोल दिए हैं अपने अस्पतालों के बाकी लोगों के लिए। डीआरडीओ किस तरीके से दिन रात एक करके इस पूरी मुहिम में जुटा हुआ है। हिंदुस्तान की उम्मीद इसीलिए बंधती है कि सारे लोग एक साथ मिलकर इस समस्या से निकलने में लगे हुए हैं। सेना लगी है, सरकारें लगी है, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियां भी ऑक्सीजन संकट से देश को उबारने के लिए जुटी हुई हैं। लेकिन जरूरत अभी और है, और इस जरूरत को समझते हुए आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेटर सेंटर ने मिशन ऑक्सीजन लक्ष्य खुद के लिए तय किया है। आईआईटी कानपुर ने देश से वादा किया है कि जून तक वो 30,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बनाकर देश को सौंप देगा। इस अभियान में शामिल होने के लिए लघु उद्योग और स्टार्टअप कंपनियों का आह्वान किया गया है। आईआईटी सेंटर इन सभी कंपनियों को कच्चा माल, बाजार और तकनीक सब उपलब्ध कराएगा। देश के हर कोने में जहां जो जिस तरह इस संकट को दूर करने में अपनी भूमिका देख रहा है, वो उसे निभा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऑक्सीजन के संकट से लोगों को उबारने के लिए 24/7 काम करने वाला ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया है। हेल्पलाइन नंबर्स, व्हाट्सएप, मेल के जरिए लोग यहां अपनी जरूरत को भेज देते हैं और आगे का काम यहां पर अधिकारी करते हैं। Very good idea. It will help the masses. It's very good. पूरी उम्मीद है कि सिलेंडर मिल जाएगा शायद। अभी आपके पिताजी का कितना सैचुरेशन लेवल? अभी उनकी मतलब 83-84 ऑक्सीजन आ रही है, तो प्लस ठीक ही है। हमारे यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज किए गए हैं जो 24/7 ऑपरेट किए जाएंगे। तो वो नंबर्स हम पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी ला चुके हैं। आपका जैसे होगा हम इसमें फ्लैश भी कर देंगे अलॉन्ग विद द मैसेज। और उसके अलावा ताकि लोगों को सहूलियत आए, हम प्रिस्क्रिप्शंस भी ऑनलाइन ले सके। जो हमारा हैंड टू हैंड लेने वाला प्रोसेस है, जिससे हमारा कि लोग घबराते भी हैं कुछ कि नहीं लेंगे, हम हाथ से हाथ नहीं पकड़ेंगे, हमारे मुलाजिम भी करेंगे, तो उस प्रक्रिया को भी हमने डिजिटल रूप से आगे लाया। तो 24/7 आवर यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है। जिस भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, चाहे इसको रिफिल कराना है, चाहे इसको नया सिलेंडर लेना है, तो यहाँ पे हम उनकी जो डिमांड को जो पूरा कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर उसको अर्जेंसी या जेन्युटी है और डॉक्टर ने जो है वहाँ पे रिकमेंड किया कि इनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो उनको यहाँ से ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल में अगर सब छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो बड़ी मुश्किल भी धीरे धीरे सुलझ ही जाती है, समाधान उसका मिल ही जाता है। हाथ और कदम आगे बढ़ रहे हैं, समस्या को खत्म करने की कोशिशें चरम पर हैं। कोरोना के युद्ध काल में युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, और उसी पर आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। भारत की संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम की। जब कोरोना की पहली लहर ने बड़े बड़े देशों को परेशान किया था, तो भारत खड़ा रहा था और उनकी दवाओं की जरूरतों को पूरा किया था। वैक्सीन के मामले में भी भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया। यहाँ के उत्पादन ने दुनिया में उम्मीद जगाई, और यही कारण है कि आज की तारीख में जब हिंदुस्तान संकट में है, तो दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
ऑक्सीजन की कमी के लिए तड़पते मरीज कोरोना की दूसरी लहर की सबसे भयावह तस्वीर का हिस्सा है। अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की मांग इसी वजह से इतनी तेजी से बढ़ी कि कितनी भी तैयारियां उसके सामने छोटी ही नजर आई। अप्रैल 20 से लेकर 30 के बीच केवल 10 दिनों में महाराष्ट्र की मांग 1500 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक टन हो गई। गुजरात की 1000 से 1200 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश की 400 से 800 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश की 445 से 700 मीट्रिक टन, दिल्ली की 300 से 445 मीट्रिक टन और तमिलनाडु की 200 से 465 मीट्रिक टन। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये मांग कुछ और ज्यादा बढ़ती गई। भारत की अपनी कोशिशें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ दुनिया के देश भी पीछे नहीं हटे हैं। 40 देश खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। चाहे इंग्लैंड हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, फ्रांस हो या यूएई, हर ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स से लेकर सिलेंडर तक की मदद दी जा रही है। कुवैत से भी ऑक्सीजन की मदद मिल रही है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यहां तक कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तक शामिल है। विदेश से जितने भी हमारा जो सामान आ रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको समझ रही है। समझने के बाद एक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन नीड उसको एलोकेट किया जाएगा। कुछ ही देशों से जो हमारे मित्र देश हैं जिससे कुछ सामान है उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी सप्लाई लानी शुरू हुई है। वह प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, उनका लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट टाई अप किया जा रहा है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, पोलैंड, आयरलैंड, ये सारे देश हिंदुस्तान को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया करा रहे हैं। जर्मनी से 4 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन बनाने वाला विशाल प्लांट एयरलिफ्ट हुआ है। रोमानिया, इटली, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, बहरीन, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, मॉरिशस, कतर, हर देश से भारत को ऑक्सीजन के हिसाब से लगातार मदद मिल रही है। भारत भी अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। फिलहाल संघर्ष जारी है। संघर्ष है तो कोशिशें भी हैं, कोशिशें हैं तो कामयाबी भी होगी। हाँ, अभी मुसीबत कुछ ज्यादा है, लेकिन पूरा देश एक साथ हौसले के साथ इससे मुकाबला भी कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।